बाद के वर्षों में जहां चंद्रगुप्त गांधार के समर्थ सेनापति सिंहरण से युद्ध कला का गहन प्रशिक्षण लेता है, वहीं सिकंदर आगे और आगे बढ़ता जा रहा था। हिराम बेग के बताए मार्ग से भारत में छोटे छोटे सीमांत पर्वतीय राज्यों को जीतते हुए पंचनद के राजा पोरस को युद्ध में पराजित कर व्यास नदी के किनारे बसे सकाल राज्य को निर्ममता से कुचल डाला। जिस समय सिकंदर की सेना सकाल में थी, उस समय चंद्रगुप्त गुप्त तरीके से उसकी सेना में शामिल होता है और उसकी सेना में भीतर से ग्रीक सेना के हथियारों के गोदाम में आग लगा देता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलते हैं और कैसे सिकंदर को व्यास नदी के इस ओर ही रोक गंगा के मैदानी भारत को सिकंदर के विनाश से बचाने की योजनाएं बनाते हैं। और यूं चंद्रगुप्त का चाणक्य की सहायता से ग्रीक सेना में षड्यंत्रों का अभियान आरंभ होता है। हाँ, मौर्य वो सर्वत्र है, यहां वहां हर जगह वो कई सारे हैं, सबके सब मौर्य। वो अनेक होकर भी एक है और एक होकर भी अनेक। जो भी है साफ साफ कहो। ऐसा विकट योद्धा मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। होश में रह के बोलो। वो अवश्य ही कोई तांत्रिक विद्या जानता था, और ये तंत्र मंत्र जानने वाले क्या नहीं कर सकते। तांत्रिक विद्या क्या होती है? ऐसे योद्धाओं के पास कुछ दैवी शक्तियां होती हैं, वरना आप ही बताइए, एक ही क्षण में पूरी सेना को समाप्त कर देना और फिर देखते ही देखते धुआं बन के अंतर ध्यान हो जाना, ये किसी रणवीर के बस की बात तो नहीं हो सकती। अगर ऐसा संभव है तो बताइए। तो फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा? कदाचित क्योंकि वो तो मैं भी मगध ही का ना। तो इससे क्या? वो असाधारण वीरों का दल मगध से ही आया था। धुएं के बीच एक योद्धा की छाती पर मैंने मगध का राज चिन्ह देखा था, जो अपने आप को मौर्य कह रहा था। ये मौर्य कौन है? विश्वासी लोगों में अंधविश्वास गणना कठिन नहीं होती। तुम कुछ भी कर सकते हो चंद्रगुप्त। वे आ रहे हैं, हम सबको समाप्त करने आ रहा है वो। शायद इसीलिए उसने मुझे जीवित छोड़ दिया, ताकि वो मेरे द्वारा ग्रीक सैनिकों तक ये बात पहुंचा सके। यदि उन्होंने व्यास नदी पार की तो इन कहानियों में मगध सेना के उन मायावी वीरों की कहानियां हैं, जो कुछ भी कर सकते हैं, जिनके पास दैवी शक्तियां हैं। फैलाओ ऐसी बातें कि वे सिकंदर का सर्वनाश कर दें। अब मैंने उन्हें आपस में बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि धरती के देवता ग्रीक सेना से बहुत अप्रसन्न है। उनकी बातों का तो यही अर्थ निकलता है कि यदि अब ग्रीक भारत में और टिके तो उनके देवताओं का श्राप उन पर पड़ेगा। उस श्राप की अग्नि जो उनके हथियारों के भंडार से आरंभ हुई, देखते ही देखते समूचे ग्रीक साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। खामोश। झूठी कहानियां बना बना के सुना रहे हो तुम। कुछ सच नहीं है इसमें। तुम इस बात को यमुनों में यूं फैलाओ कि धनानंद सिकंदर के नाश के लिए करवासा तक आ पहुंचा।
शीघ्र ही वो यवनों का विनाश कर देगा। इस बात से असंतोष पीड़ित सिकंदर की सेना और भयभीत हो जाएगी। सुनो, यदि तुम सच नहीं उगलोगे तो ठीक है, तो आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो करवा लीजिए पता कि धनानंद करवासा तक आ चुका है या नहीं। और अगर यही बात आपसे किसी ग्रीक सैनिक ने कही होती तो आप उसकी बात पर आंख मीच कर भरोसा कर लेते। क्योंकि मैं इस ग्रीक सेना में एक भारतीय सैनिक हूं, आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा। सावधान भारतीय, सेनापति सेल्यूकस के खिलाफ एक और शब्द भी बोला तो यहीं काट कर रख दूंगा। मैं इस बकवास पर भरोसा नहीं करता। चाहे नर की आग बरसे, चाहे इस धरती के सभी देवता हमसे युद्ध करने आ जाए, अगले सप्ताह हम व्यास नदी पर आक्रमण कर करवासा पर धावा बोल देंगे। देखो इसे, ये ग्रीक साम्राज्य की शान है जिसे स्वयं देवता जियस ने आशीर्वाद दिया है। जब तक ये परचम तन कर खड़ा है, कोई ताकत हमें पीछे हटने के लिए विवश नहीं कर सकती। अब चाहे जो भी हो जाए, हम इसे ना झुकने देंगे ना गिरने देंगे। अगले सप्ताह ये परचम व्यास नदी के उस पार लहराएगा। जैसे यदि उनके देव चिन्ह में आग लग जाए तो यह बात फैलाना कठिन नहीं होगा कि ये सब इस धरती के देवताओं के क्रोध का चिन्ह है, संकेत है। लौट जाओ तुरंत, अन्यथा इस धरती के देवता न जाने कैसा विनाश कर देंगे। हमारा आदेश, अंतिम आदेश। लियोनाइडस तुम्हारे पीछे साए की तरह रहेगा। मैं तुम्हारी बात की सत्यता का पता लगवा कर रहूंगा, और यदि मुझे कोई षड्यंत्र दिखाई दिया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। जहां व्यास नदी के एक ओर चाणक्य और चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना में धनानंद के नाम से भय और असंतोष फैलाने में लगे थे, वहीं व्यास नदी के उस पार धनानंद कारवास राज्य में, जिस पर सिकंदर का सर्वाधिक संकट मंडरा रहा था, सिकंदर का डर दिखा अधिक से अधिक लाभ कमाने में लगा हुआ था। महाराज, योजना के अनुरूप सारे आमंत्रित राजा एकत्रित हो चुके हैं। वो तो ठीक है अमात्य, किंतु तुमने बहुत समय पहले हमें एक वचन दिया था, उसका क्या हुआ?
भाग्य को लेकर। 4 साल 3 मास 22 दिन हो चुके हैं, किंतु हम आज तक केवल प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। मगधपति राजा धनानंद की, राजाओं के राजा धनानंद की, मगधपति राजा धनानंद की, राजाओं के राजा धनानंद की, मगधपति राजा धनानंद की, राजाओं के राजा धनानंद की। वो जो व्यास नदी के उस पार विदेशी खड़ा है, सिकंदर नाम है उसका। आप सब जानते हैं कि उसने ओरस तक को पराजित कर दिया। तो फिर आप सब तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जिस दिन उसने व्यास नदी पार की, आप सब मारे जाएंगे। इसलिए भारत की सबसे बड़ी शक्ति मगध ने, पंचनंद से 10 गुना बड़ी शक्ति मगध ने आप सबको सिकंदर से सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। हम जानते हैं इस सुरक्षा के लिए आप लोग बहुत उत्सुक हैं, किंतु ये सुरक्षा पाने के लिए आप सबको सुरक्षा कर देना होगा, अर्थात धन देना होगा हमें। इसीलिए बुलाया है हमें। हम धन्यवाद करना चाहेंगे करवासा के राजा जत्रसेन का। तो बोलिए, हमारी सुरक्षा प्रस्ताव के बारे में क्या कहना है आपका? मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार। अरे इन्हें ये प्रस्ताव इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि व्यास नदी के किनारे पड़ने वाला राज्य करवासा पहला राज्य है। इनके पास, इनके राज्य में राज सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसीलिए मान रहे हैं ये प्रस्ताव। किंतु हम क्यों माने? हम क्यों सुरक्षा प्रस्ताव दें मगध को? हम क्यों प्रस्ताव दें? हम क्यों सुरक्षा प्रस्ताव? सुनो सुनो, आप जानते हैं कि उस सिकंदर ने व्यास नदी अब तक पार क्यों नहीं की है? क्योंकि वो जानता है कि दूसरी ओर मगध खड़ा है। मगध अब क्या निर्णय लेना है, ये आपके हाथ में है। राजा जत्रसेन ने तो निर्णय ले लिया, इन्हें हमारी प्रस्तावित सुरक्षा संधि स्वीकार है। सोचना आपको है। ये भोज 3 दिवस तक चलेगा। इन 3 दिनों में आप जो भी खाएंगे पिएंगे वो सब हमारी ओर से होगा।
आप सब पूरा आनंद लें, किंतु इस सब का मूल्य भी जान लें। बहुत अच्छा बोले महाराज, किंतु ये भोज और मदिरा वाली बात ये सब हमारी ओर से नहीं है, ये तो जत्रसेन की ओर से है। अच्छा, वैसे भी जो कुछ जत्रसेन का है वो आज नहीं तो कल हमारा ही तो होने वाला है, हमें ये पूरा विश्वास है। ये जो छोटे छोटे राजा यहां एकत्रित हुए हैं वो ये बिल्कुल नहीं जानते कि कैसे हम उनका रक्षक बनकर उन्हें निगलने वाले हैं। वो ये सोच भी नहीं सकते कि धनानंद की योजना क्या है। हमें पता है हमारे प्रस्ताव को लेकर विरोध होगा इनमें, इसलिए पहले इन्हें सिकंदर के नाम से डराओ और फिर हमसे संधि करने के लिए मनाओ, और जो कोई ना माने उसके साथ क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो अमात्य। भोजन आता ही होगा। लो आ गया भोजन। ये क्या रोज रोज घटिया भोजन दे रहे हैं हमें? सैनिक है हम भी, गुलाम समझ लिया क्या हमें? रहने की व्यवस्था तो पहले से ही घटिया थी, किंतु भोजन कभी कभार ठीक ठाक मिल जाता था, पर अब भोजन भी घटिया। मनुष्य के खाने लायक भोजन दिखता है क्या आर्यमन? छोड़ो ना गुरुदत्त, हमने कौन सा इन यमलों के साथ जीवन भर रहना है? जब तक ये लोग यहां पर हैं, जो भी मिला उससे काम चला लो। जब ये लोग यहां से जाएंगे तो हम भी लौटेंगे, फिर करेंगे बढ़िया भोजन। अगर मेरे राजा ने रणभूमि में इन यमलों के सामने घुटने न टेके होते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। अरे मेरे राजा ने तो युद्ध भी नहीं किया था, सीधे जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए अब भोजन करते हैं। और उसे देखो, पता नहीं इतनी देर से अंधेरे में क्या कर रहा है वो। छोड़ो ना गुरुदत्त, पागल है वो। क्या देख रहा होगा वो अंधेरे में? वही जो उसने साकाल में देखा था। और आज अंधेरे में उसे दिख रहा होगा मौर्य।
वो देखो। वो भारतीय सैनिक ठीक कह रहा था, धनानंद करवासा आ चुका है। क्षमा करें सेनापति सेलूकस, हमारा परचम अपने स्थान पर नहीं है। क्या? ग्रीक साम्राज्य का सम्मान चिन्ह गायब? हरकत है ये? हम क्यों करेंगे ऐसी मूर्खता? हम भी युद्ध में अपना लहू बहाते हैं तुम्हारे साथ। अरे हम पर इल्जाम लगाने के बजाय मगर फिर दोष क्यों नहीं बनते तुम? हो सकता है वो लड़का सच कह रहा हो सकता है कि मौर्य आ रहा हो सकता है ये मौर्य के आने का पूर्व संकेत हो। झूठ बोल रहे थे। सम्राट, वो देखो। ये वही मगध की सेना है जिसने यहाँ आने से पहले अपने आने के संकेत भेजे थे। ये तो बड़ा अपशगुन होता है।
मौर्य। मौर्य? मौर्य। देवदास संदेश भेज रहे हैं सम्राट। हमारे राष्ट्र चिन्ह का जलना अपशकुन है। जंगल से कोना कोना छान मारो, पकड़ के लाओ उस मगध के मौर्य को। हम भी आपके साथ चलेंगे। दो कौड़ी के भारतीय सैनिक, इन लोगों को वो हमसे बचाने आया था ना? हाँ? अब देखता हूँ तुम्हें हमसे कैसे बचाते हो। एक बात तो है, समूचे आर्यव्रत में भगतपति धनानंद से कोई टक्कर नहीं ले सकता। नपुंसक। भद्रसेन जी, शिष्टाचार क्या भूल गए हैं? भगतपति धनानंद के सामने आप बैठे हैं। मैं नहीं भूला, आप सब भूल गए हैं शास्त्र धर्म। नहीं राजा भद्रसेन, कुछ नहीं भूले हैं हम। क्षत्रिय का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, और वही तो कर रहे हैं हम। प्रजा की रक्षा के नाम पर किसी धूर्त को अपना राज्य सौंप देना क्षत्रिय धर्म नहीं कहता। आप सबको धनानंद की सब हड़पने की कुटिलता नहीं दिखाई दे रही है? नहीं नहीं, अरे ये क्या, यहां पर उपस्थित सभी राजा अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी को भी इस सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप में से जो भी राजा हमारे पक्ष में है, वो सुरक्षा संधि के समर्थन में अपने अपने मदिरा के चषक उठा लें। सुरक्षा के नाम पर कुचल देना चाहता ये हमें। इसने हमें यहां बुलाया है ताकि बल और छल से सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर करना है। और आप जैसे वीर क्षत्रिय अपनी आंखें मूंद कर इस अपमान को सह रहे हो। बस राजा भद्रसेन, अब एक शब्द और अपने मुंह से नहीं निकालना। बोलने दो। बोलने दो अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस, बोलने दो इसे। यहां सबको बोलने की अनुमति है, सब स्वतंत्र हैं। नहीं,
आमंत्रित सम्मानित राजाओं, ये जो छोटी सी मूर्खतापूर्ण दुर्घटना यहां हुई है, इससे आप लोग रुकिएगा मत। हमारे और आपके बीच सुरक्षा संधि की प्रसन्नता में मदिरा और मदिरा। आजादिकृता का दिखें। यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता हो। उसका सलाहकार, उसका दार्शनिक कैलेस्थिनिस। तुम्हें क्या लगता है सिकंदर को यह घात भारी पड़ेगा? यह मौर्य को लेकर कहानियां और फिर एक ध्वज को फौजी छावनी से गायब करना, पहाड़ पर जलाकर धुआं करना और इस धरती के देवताओं के श्राप का यमन सैनिकों में भय फैलाना। असर तो पड़ना चाहिए। मैं जब भी कोई योजना बनाता हूं उसमें दो विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखता हूं। योजना का लक्ष्य अचूक हो और किसी भी उपलब्ध वस्तु या बात को घातक हथियार बनाने की क्षमता उस योजना में हो। वो लड़का चंद्रगुप्त और उसके विचार हो सकता है बहुत घातक हो, किंतु मुझे इन ग्रीक यवनों की चिंता है। लोग कहते हैं कि यवन असाधारण रूप से शक्तिशाली और बहुत बुद्धिमान होते हैं। कोई भी व्यक्ति असाधारण बुद्धिमान नहीं होता। व्यक्ति या तो बुद्धिमान होता है या मूर्ख। असाधारण क्या है इसमें? हम सभी सामान्य मानव हैं, वे भी हम जैसे ही हैं। एक बात सदैव याद रखना इंद्रदत्त, राजनीति के इस खेल में शासक के पास सबसे घातक हथियार शासित की सोचने की शैली को लेकर उसकी समझ होती है। अब यह हमें मिलकर तय करना है कि शासक है कौन और रहेगा कौन। चाहता तो मैं भी यही हूं कि ये ग्रीक यवन हमारी धरती से चले जाएं। और सच कहूं तो महाराज पुरु भी अपने दरबार में यवनों की उपस्थिति से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि ये उनके प्रत्येक क्रियाकलाप में टांग अड़ाते हैं, स्वतंत्रता से कोई भी निर्णय लेने नहीं देते हैं। ये सब बातें अंधविश्वास की मान लीजिए। यदि हमारी युक्ति नहीं चली तो हो सकता है युक्ति चल जाए, हो सकता है ना चले। विकल्प तो रखने ही पड़ते हैं मन में। मैं भी दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सदा साथ रखता हूं। इसलिए कह रहा हूं, चंद्रगुप्त तो कर ही रहा है अपना कार्य। हमें भी सिकंदर के निर्णयों को प्रभावित करने के प्रयास करने चाहिए। राजनीति का एक बड़ा सुंदर नियम है, यदि तुम राजा को नियंत्रित ना कर सको तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण बनाओ जो राजा के विचारों को नियंत्रित कर सकता है। हमें भी एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सिकंदर के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर सके। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को, सिकंदर का मित्र, उसके सलाहकार, उसका दार्शनिक कैलेस्थिनिस। वैसे वो है तो मूलतः एक इतिहासकार, पर कभी कभी हमारे महलों में दरबार की गतिविधियां लिपिबद्ध करने आता है। दार्शनिक, एक कार्य करो,
शीघ्र ही पंचनद में एक विद्वान सभा बुलवाओ, उसे भी उसमें आमंत्रित करो। मिलना चाहता हूं मैं उससे। जैसी तुम्हारी इच्छा, हो जाएगा ये काम। युक्तियों और योजनाओं को अगले चरण में ले जाने की घड़ी आ गई है। हमारे सामने सर उठाएगा, हमारी सभा बिगाड़ेगा, तिरकिट था। ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते।